नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एनालिसिस एजुपथ में। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो मॉक टेस्ट होते हैं रोजगार वेद अंकित ऐप पर, हम उनका सोल्यूशन आपके सामने यहीं पर करवाते हैं दोस्तों। और जो मैथ का जो मिनी मॉक हुआ था दोस्तों कल शाम को, यानी कि 27 सितंबर को जो मिनी मॉक हुआ था, उसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में खास ही यूनिक तरीके से करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि टाइम इसमें ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है तो आप अपनी स्पीड वीडियो की बढ़ा के देख सकते हैं। बाकी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके आपको सीखने को मिलेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट। दोस्तों, आज के मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो एवरेज से दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या कह रहा है आज पहला क्वेश्चन कि 19 संख्याओं का औसत 48 है। यानी कि 19 संख्याओं का औसत अगर 48 है तो जब हम इनका टोटल निकालेंगे दोस्तों तो ये इनका गुणा हो जाएगा आपस में। 48 गुणा 19, 19 अट्ठे 152 होता है और 15 कैरी ले लेंगे, और 19 चौका 76 और 15 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल कर के आएगा यानी कि 91। इनका जो टोटल आ रहा है दोस्तों 912 आ रहा है। और अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली 7 संख्याओं का औसत 50.6 है। यानी कि जो पहली जो 7 संख्या हैं उनका औसत 50.6 है। तो इनका भी टोटल निकालने के लिए गुणा करेंगे एक बार, 50.6 गुणा 7। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये निकल करके आ रहा है 354.2। अब वो क्या कह रहा है कि अंतिम 13 संख्याओं का औसत 47.6 है। तो अंतिम जो 13 संख्या है उनका औसत है 47.6। अब इनका भी टोटल निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। 3 की 78, 51 और 7 98, 13 चौका 52 और 9 61। यानी कि इसका आ रहा है 618.8। अब दोस्तों आप इस पर गौर कीजिए कि 7 संख्याओं का औसत प्रथम इतना है और अंतिम 13 का इतना है। 7 और 13 तो 20 हो रही हैं, जबकि ये संख्या कितनी है टोटल 19 ही है। तो इसका मतलब पीछे से 13 काउंट कर ली और आगे से 7, यानी कि जो एक कोई संख्या है वो डबल काउंट कर ली है इसमें, जो कि 7वीं संख्या है जो डबल काउंट करी है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इनका सबका जोड़ अगर हम करते हैं तो इनको जोड़ते हैं पहले। तो 0, इनका टोटल आ रहा है निकल के 973, जबकि टोटल कितना है 19 का, 19 संख्याओं का टोटल कितना है 912, और ये आ रहा है 973। यानी कि ये जो ज़्यादा निकल करके आया है ये क्या है, 61 जो ज़्यादा निकल करके आया है ये क्या है, ये डबल गिन लिया गया है। तो ये हमारी 7वीं संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों पूछ क्या रहा है, यदि 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि अगर हमारे पास ऐसे समझो, इसको टोटल कितना था यहाँ पर 912 था, अगर 7वीं संख्या इसमें से निकाल दी जाए यानी कि 61 इसमें से घटा दिया जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, 1, 5 और 851 बचेगा। तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना है, जब एक संख्या टोटल संख्या 19 थी और एक संख्या जब निकाल दी तो कितनी बची 18। तो फिर 18 का भाग दे देंगे ना इसमें। देखिए क्या आ रहा है निकल करके, 18 चौक 72, तो 18 सत्ते 126, यानी कि 7 बार जा रहा है इसमें। फिर शेष क्या बच रहा है, 18 सत्ते 126 और शेष बच रहा है अब यहाँ पर 5। अब दोस्तों पॉइंट लगेगा तो इसके बाद में 0, तो 18 थी 54 ज़्यादा हो रहा है, 2 बार जाएगा, 18 दूनी 36। अब दोस्तों इसमें दशमलव के एक स्थान तक वैल्यू पूछी है, तो ये कुछ संख्या ऐसे आगे आएगी इसको, तो अप्रोक्सीमेशन में ये लेना पड़ेगा। तो 47.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 4.4 सेमी भुजा वाले ठोस धात्विक घन को पिघलाकर, यानी कि एक घन है जिसकी भुजा है 4.4 सेंटीमीटर, 2 mm त्रिज्या वाले तार बनाया जाता है। तो निर्मित तार की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी है। तो आप ऐसे देखिए, कोई तार की लंबाई बतानी है। जब हम तार, कभी भी आपको तार दिया हुआ हो कोई और उसकी लंबाई है और उसकी त्रिज्या भी है, तो ये किसका शेप ले लेगा, ये एक बेलन की आकृति बन जाती है दोस्तों। जब भी आपसे तार की बात करी जाए और उसमें त्रिज्या दी हुई है तो आप ये समझ लो ये बेलन की आकृति बन जाएगी। तो बेलन का जब हम आयतन देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि इसके बेलन का आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन इस घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि देखिए इस घन को पिघला कर ही तो बनाया जा रहा है बेलन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणक, भुजा की, तो भुजा कितनी दे रखी है इसकी 4.4,
तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा, भुजा को हम एक बार ए बोल लेते हैं, ए क्यूब। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे सामने घन का आयतन कितना हो गया, ए क्यूब। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान देनी है, इसमें दिया हुआ है क्या है कि लंबाई सेंटीमीटर में बतानी है। चलिए अब दोस्तों ये त्रिज्या दी हुई है 2 mm में, मिलीमीटर में। तो अब आप एक बात ऐसे समझिए यहाँ पर कि जो 1 मीटर है उसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो जब 2 मिलीमीटर दिया हुआ है तो यानी कि सेंटीमीटर में बदलेंगे हम इसको भी, क्योंकि सेंटीमीटर में ही आंसर लाना है। तो जब सेंटीमीटर में बदलेंगे मिलीमीटर को तो 10 का भाग लग जाएगा। तो आप ऐसे देखो कितना दिया हुआ है, 2 mm दिया हुआ है, जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग लग जाएगा, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो गया क्या त्रिज्या इसकी। तो चलिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। पाई का मतलब 22/7 गुणा आर कितनी है, 0.2 है, 0.2 गुणा 0.2 गुणा एच हमारे पास दी नहीं हुई है, जो कि निकालनी है इसकी लंबाई तार की, इसी को हम एच मानेंगे, बराबर ए क्यूब, यानी कि 4.4 गुणा 4.4 गुणा 4.4। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हमें एच निकालनी है, तो एच को एक बार इधर ही रख लेंगे, बराबर में 4.4 गुणा 4.4 गुणा 4.4। अब ये जो सारा की सारा डेटा है वो इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आएगा, तो जो गुणा वाली संख्या है वो तो नीचे चली जाएंगी और जो बटे वाली है वो ऊपर चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको, 22/7 है तो ये ऊपर गुणा में 7 चला जाएगा, गुणा 0.2 गुणा 0.2। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा एच निकल करके आ जाएगा, यानी कि तार की जो लंबाई है वो निकल करके आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों काटते हैं फिर इसको। यहाँ पर ये पॉइंट है, इससे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक छोड़कर है, यहाँ पर भी एक छोड़कर है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। तो 22 से इसको काटते हैं एक बार, 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इस 2 को ये पॉइंट इसमें है ही अभी तक, तो इस 2 से काटते हैं तो 22 बार कटेगा, यानी कि 2 पॉइंट 2 बार कट जाएगा। तो अब हमारे सामने ये निकल करके वैल्यू बच रही है कि 44, बाकी सब कट गई, 44 गुणा 2.2 गुणा 7। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में नीचे 10 लगा लो एक बार, आसानी हो जाएगी। तो अब जब हम इनका गुणा करेंगे दोस्तों, एक बार करते हैं 22, पहले गुणा 22 का करते हैं, तो 22 का गुणा करते हैं, चलिए 8 16 968, फिर गुणा 7 का करेंगे, 7 8 56, 7 6 42 और 5 47, और 7 9 63 और 4 67। तो ये निकल कर के आ रहा है। अब जब बटे में 10 और है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट भी लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल कर के आया 677.6। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, ठीक ठाक मौका था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फंसाने वाले थे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे चलते हैं इस पर। तो यदि 5 अंकों वाली संख्या है, कोई संख्या क्या है 6 8 8 x और y, तो ये जो संख्या है वो 3 7 और 11 से डिवाइड हो रही है। तो इसमें मान बताना है अपन को 5x प्लस 3y की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो इसमें दिया हुआ है कि आपको ये रूल पते होने चाहिए, 3 का रूल, 7 का रूल और 11 का रूल, विभाज्यता का नियम। तो 3 का रूल क्या कहता है कि इन सबके योग में 3 से भाग चला जाए तो समझो संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। 6 देखो 6 तो ऐसे ही कट रही है, तो 6 तो ऐसे ही कट जाएगी क्योंकि 3 से कट रही है। 8 और 8 16 प्लस x प्लस y, ये 3 से कटना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको 16 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 15 भी 3 से कट रहा है तो इसको भी उड़ा दो। तो अब जब यहाँ पर हमारे पास का संख्या क्या बची, 1 प्लस x प्लस y, यानी कि ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो अब देखिए दोस्तों x प्लस वाई की जगह पर अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तब भी ये 1 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगी, तब भी डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं तब भी डिवाइड हो रहा है, और अगर हम यहाँ पर 11 रखते हैं तब भी डिवाइड हो रहा है ये। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या क्या मान सकते हैं, 2 5 8 11 मान सकते हैं, तब इन कंडीशंस में ये डिवाइड हो रहा है। अब दोस्तों दूसरी बात पर चलते हैं, 7 का रूल बाद में देखेंगे, हम पहले 11 का रूल देखते हैं एक बार। 11 का रूल क्या कहता है कि जो एक एक संख्या के डिफरेंस पर इनका जो अंतर है, एक एक संख्या के डिफरेंस पर इनको जोड़ेंगे आपस में, और फिर इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यानी कि एक एक के अंतर पर देखते हैं। 6 प्लस 8 प्लस
बाई, इनका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, 8 प्लस एक्स, यहाँ पर ये बचा। इनका जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके कि 8 और 6 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, प्लस बाई। अब ये कोष्टक जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो -8 और माइनस एक्स बराबर या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब दोस्तों ये 14 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो इसमें क्या बचा, 6 बचा प्लस का, 6 प्लस बाई माइनस एक्स बराबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अब दोस्तों इसको देखिए एक बार कि बाई, यहाँ पर तो हम मान चुके हैं कि x प्लस बाई का मतलब या तो 2 आना चाहिए या 5 या 8 या 11। अब हम बाई और x की कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम करें, ऐसी कोई वैल्यू माने कि जैसे कि या तो इसको सॉल्व करने पर या तो 0 हो जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। तो दोस्तों या तो यहाँ पर एक बार के लिए इसको सॉल्व करने पर 5 आना चाहिए या फिर -6 आना चाहिए, ताकि ये या तो 0 हो जाएगा, 0 करने पर क्या -6 होगा, जो कि ऐसा करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करनी है साथ में। तो हम इसको 5 करके देखते हैं एक बार, 5 और 6 11 हो जाएगा ना। तो 5 कैसे होगा, एक बार बाई की वैल्यू 8 मानते हैं और एक्स की वैल्यू 3 मानते हैं। तो 8 में से जब 3 जाएगा तो 5 बचेगा, obvious सी बात है। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि इनको जोड़ने पर ये वैल्यू आनी चाहिए 2 5 8 या 11 है, तो 8 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 11 आ रही है ना। तो चलिए ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यू। तो अगर बाई को अगर हम 8 माने और एक्स को 3 माने तो हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन बच जाती है कि क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 का रूल भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग समझना इसको एक बार। संख्या क्या दी हुई है, 6 8 8, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या मानी हमने 3 और वाई की वैल्यू क्या मानी 8। अब दोस्तों इसको 7 का रूल चेक करते हैं। 7 का रूल जब भी चेक करते हैं या तो 7 से डिवाइड करके देख लो इसको पूरा पूरा, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार जा रहा है 63, यहाँ पर 5 बच गया, 7 8 56, यहाँ पर 2 बच गया, 7 3 21, यहाँ पर 2 बच गया, 7 4 28, पूरा पूरा डिवाइड हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब यही हमारी वैल्यू सही हो जाएंगी कि बाई बराबर 8 और एक्स बराबर 3। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। क्या पूछा है कि 5x प्लस 3y की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो 5 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू कितनी 8 है, तो 3 गुणा 8 हो जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 प्लस 8 तिया 24। तो ये जो संख्या आ रही है टोटल निकल करके 39 हमारे पास आ रही है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम लगता नहीं है, आप खुद से करेंगे तो एक बार आप समझ लो अच्छे से इनको क्वेश्चंस को। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है कि 26 किस संख्या का 0.4% है, किस संख्या का, यानी कि x मान लेते हैं किसी संख्या को, x का 0.4%, परसेंट का मतलब बटे 100 क्या है 26 है। तो ये बटे में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा और ये गुणा में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा। और जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगी एक बार, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये निकल करके आएगा 6500, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी बीच बीच में आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए दोस्तों देखिए, मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी कोष्टक में ऐसे वैल्यू हो तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते हैं एक बार पूरा। तो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है 5 सही। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं एक बार। 30 आ रहा है, 15 तिया 45 माइनस 6 माइनस 10, जब ये 26 हो गया माइनस का, तो इसको 45 में से जब 26 घटाएंगे 9 1 19/30 आ रहा है दोस्तों, यानी कि इस टर्म की वैल्यू कितनी निकल करके आई 19/30। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, गुणा का है तो गुणा ही होगा, यानी कि 3/4 गुणा 19/30। अब इस 3 से ये डिवाइड हो गया 10 बार, तो यानी कि 19/40 हो गई अब ये पूरी वैल्यू। अब दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। जब भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15/4 भाग का चिन्ह और आगे भी संख्या बटे में है 19/40, तो इसको गुणा में बदल देंगे और ये उल्टी हो जाएगी संख्या, 19/40 की हो जाएगी 40/19। मैंने आपको कई बार बताया ऐसे। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार जाएगा,
यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो गई, 150/19 हो गई हमारे पास। यानी कि अब हम कहाँ तक इस टर्म को सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तक। अब दोस्तों इसको देखो एक बार, इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 150/29 ही आएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये 26 नहीं हो रहा है, ये 16 ही हो रहा है, और ये यहाँ पर क्या बच जाएगा, 29 बच रहा है दोस्तों। तो इसलिए ये यहाँ तक आते आते 29 ही हो गया। चलिए इसको 29 कर लेते हैं एक बार। आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स पर ध्यान देना है। ये हो गया 150/29। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 150/29 हो रहा है, और बीच में चिन्ह है माइनस का, तो माइनस प्लस कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ से क्या निकल कर के आया हमारे पास, कोई वैल्यू नहीं, शून्य बच गई। तो शून्य किस में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ एक बार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 रुपये का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान पूरा करके ऋण चुका दिया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि, अब ये दोस्तों किस्तों जैसी किस्त होती है ना, ऐसा क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसमें कोई फिक्स किस्त नहीं दी है, इसने एक राशि दे दी है कि ये चुकाइए बीच में उसने एक बार। तो चलिए दोस्तों इसको एक अलग ही तरीके से करना होगा। यानी कि किसी वस्तु ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। अब जब दोस्तों 2 वर्ष में वो कुछ राशि चुका रहा है, तो यानी कि 2 वर्ष में पूरा ब्याज कितना हुआ, जब 10% एक वर्ष में मिल रहा है और दूसरे वर्ष में 10% मिलेगा, और 10% पर भी 10% और मिलेगा, यानी कि 1% और मिल जाएगा दोस्तों। तो ये जो टोटल वैल्यू आई वो कितनी निकल करके आई, 21%। यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है टोटल, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। या फिर इसको हम इफेक्टिव रेट कह सकते हैं। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी हमें 2 साल का दिया वो 10% है, यानी कि 10 + 10, और इसको 10 × 10 कर देते हैं एक बार, यहाँ पर भी प्लस होगा, 10 × 10/100। अब ये 100 से ये कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1, 10 और 10 20 और 1 21%। इस प्रकार हम इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं इसकी। तो 21% ब्याज हो रही है, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो यानी कि राशि कितनी हो गई, राशि हो गई दोस्तों, राशि हो गई 121%। अब उसने उसमें से चुकाया कितना 2 वर्ष के पश्चात, 6634 रुपया, यानी कि इसमें से माइनस हो गए 6634 रुपया। अब दोस्तों इसको एक बार इधर देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि 121% हमारे पास टोटल राशि हुई, और इसमें से कितना चुका दिया, 6634 रुपया। अब दोस्तों ये बचे हुए, अब जब इसने 6634 चुका दिए तो बचे हुए जो पैसे हैं उन पर ही ब्याज चलेगा अब तो। ठीक है, कि अब आगे भी 10% चलना है तीसरे वर्ष में, तो 10% जब ब्याज चलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा तीसरे वर्ष में। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में 110% हो गए, टोटल कितना हो रहा है, 13,200 रुपया। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और जब इसको इधर लाएंगे, जब 11/10 को इधर लाएंगे तो ये दोस्तों 10/11 हो जाएगा। और अब ये टर्म माइनस की है, तो ये भी इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस 6634 रुपया। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं, तब हमारे पास 121% की वैल्यू निकल करके आएगी। तो चलिए दोस्तों इसको काटते हैं 11 से, 11 × 11, 11 दूनी 22, यानी कि ये 1200 आ रहा है, और ये 10 है, 12,000 हो जाएगा। 12,000 और 6634 कितना हो जाएगा, 18,634। ये हमारे पास निकल करके आई 121% की वैल्यू। अब दोस्तों उसने पूछा क्या है कि उधार ली गई राशि, यानी कि मूलधन पूछा है, और मूलधन हमने आपके सामने अभी कितना माना, 100% माना। 100% होता है ये मूलधन अपने आप में। तो अब दोस्तों इसका जब 121% हमारे पास है, तो हम 1% भी निकाल सकते हैं। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 18,634 में 121 से भाग करेंगे, और हमें कितना चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन क्या है, 100% है। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। अब दोस्तों इसको काटते हैं एक बार 11 से, 11 से 11 बार, 11 से 11 × 11 बचे 7, 11 × 5 = 66, बचे 10, 11 × 9 = 11 × 4 = 44। एक बार ऐसे कट। अब दोस्तों इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, आगे काटेंगे, तो 11 × 11 11 × 55, 11 × 44, यानी कि 154 बार जा रहा है। 154 बार जा रहा है दोस्तों, 2 जीरो यहाँ पर भी है, यानी कि 15,400 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिया हुआ है। अब दोस्तों ये हो गया यहाँ पर सबमिट, क्योंकि इतना टाइम समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि इसमें मिनी मॉक में फिक्स ही टाइम होता है, तो इसको
जब फुल मॉक होता है तब तो मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ और पूरा रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ। अब दोस्तों इसको दोबारा मुझे खोलना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिया हुआ है, जो कि क्या है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं 2 और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। दोस्तों अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणा विकर्ण क्या है, 14 है, एक 24 है, दोनों का गुणनफल पूछा हुआ है। तो यहाँ से इसको काटेंगे 7 बार और ये निकल कर क्या रहा है हमारे पास 168 सेंटीमीटर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ही छोटा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों दिया हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति P और Q हैं और एक दूसरे से वो कितनी दूरी दे रखी है, 844 मीटर दे रखी है। अब उन दोनों की चाल है, एक की 12 मीटर पर सेकंड है, एक की 8 मीटर पर सेकंड है। इसकी चाल से समान दिशा में चलते हैं। अब दोस्तों जब भी समान दिशा में चलें तो उनकी जो समांतर चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, चालें आपस में घट जाती हैं। तो कितने समय में PQ को ओवरटेक करेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको सबसे पहले समांतर चाल निकालनी है। और ओवरटेक कब करेगा वो, ऑब्वियस सी बात है, इस दूरी को जब वो कवर कर जाएगा 844 को, तब भी करेगा ना ओवरटेक। और कवर करने के लिए उसमें चाल क्या रखनी होगी दोस्तों, दोनों की समांतर चाल निकालनी होगी, जो कि दोनों की एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो घट जाएगी 12 और 4, यानी कि समांतर चाल क्या निकल करके आई, 4 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं दोस्तों इसको कितने सेकंड में ओवरटेक कर रहा है। तो इसको जब काटेंगे तो 211 सेकंड निकल करके हमारे सामने आ रहा है। अब ऑप्शन दोस्तों मिनट और सेकंड में मिक्स में दिए हुए हैं, तो इसको जब मिनटों में बनाएंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे सेकंड को। 60 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 6 18 यानी कि 180, यानी कि 3 बार तो पूरा जा रहा है। 3 तो मिनट बन रहे हैं। अब 3 मिनट ये सब में दोस्तों, अब सेकंड कितने बच रहे हैं ये देखते हैं एक बार। यानी कि हमारे सामने कितना बचा है, 31 बच रहा है, यानी कि 31 सेकंड और बच रहे हैं। तो 3 मिनट और 31 सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब यहीं पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो कि ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी यहीं पर देख लेते हैं कि एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में। अब दोस्तों जो आदमी जब किसी चाल से कोई वाहन चलता है तो उनकी समांतर चाल निकालते हैं, उसके जस्ट उल्टा होता है दोस्तों धारा की चाल में। यानी कि अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, और धारा के विपरीत जा रहा है तो दोनों चालें घट जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर कोई x मान लेते हैं हम नाव की चाल को, और y मान लेते हैं धारा की चाल को। अब जब दोनों की चाल आपस में कब जुड़ेंगी, जब वो धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है। तो दोनों की जब चालें जुड़ती हैं तो वो कितनी आ रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों जब धारा के प्रतिकूल दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगी, क्योंकि धारा भी तो उसको उल्टा ढकेलेगी। तो इसमें चाल दी हुई है कितनी, x माइनस वाई कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसी कंडीशन जब आपके सामने हो तो दोस्तों नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। और धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें पूछा क्या है, जल में उसकी नौका की चाल पूछी है दोस्तों। तो नौका की चाल पूछी है तो दोनों को जोड़कर और हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ रहा है दोनों को जोड़ने पर, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यही हमारे पास नाव की चाल हो गई। और जब भी धारा की चाल पूछता तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देते, जो कि 3 निकल करके आता। लेकिन पूछी क्या है, नाव की चाल, तो ये ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे कि कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि समय दे रखा है, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है 450, और एक बार के लिए चाल नहीं दी तो उसको x मान लेते हैं। और दोबारा उसने क्या कहा है, उसी दूरी को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को अगर बढ़ा देता है, यानी कि पहले चाल x थी तो अब वो बढ़ा देता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कितना अंतर आता है, समय का 1 घंटे का अंतर आता है, यानी कि 1 घंटा कम समय इसमें लगता है। तो अब इस इक्वेशन को दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे करना होगा इसको कि इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, x² + 5x। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका भाग लगेगा, इसमें x + 5 बचेगा और इसका गुणा 450 से होगा, यानी कि 450x + 2250। अब दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब 400x + 5 का इसमें भाग देंगे तो x बचेगा और गुणा करेंगे 450 से, तो 450x हो जाएगा, बराबर में 1 है।
अब दोस्तों ये देखो यहाँ पर प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, 450x 450x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 2250 आ रहा है। अब दोस्तों इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इधर माइनस का हो जाएगा 2250 बराबर में 0 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करना होता है कि इस 2250 के ऐसे खंड करने होते हैं जो कि प्लस माइनस करने पर 5x आ जाए और गुणा करने पर 2250 आ जाए। तो चलिए दोस्तों ऐसे खंड करते हैं। ऐसे खंड क्या हो रहे हैं, एक तो 50 हो रहा है और एक 45 हो रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 50x माइनस का 45x माइनस 2250 बराबर 0। देख लीजिए दोस्तों ये ऐसे ही खंड हैं जो कि माइनस प्लस करने पर 5x आ रहा है और गुणा करने पर 2250 आ रहा है। अब दोस्तों आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x कॉमन लेना होगा, तो ये बच गया x प्लस 50। अब यहाँ से कॉमन लेना होगा माइनस 45, तो ये बच गया x प्लस 50। अब एक तो हमारे सामने वैल्यू है x प्लस 50। अब बराबर में 0 रखेंगे तो ये वैल्यू माइनस की आएगी, जो इसको ले नहीं सकते। हम किसको लेंगे, x माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 45 निकल करके आ जाएगा, जो कि हमारी सामान्य चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी, ट्रेन की। लेकिन दोस्तों उसने चाल नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है कि उस चाल से 315 किलोमीटर की दूरी को कितने टाइम में तय कर जाएगा। यानी कि 315 किलोमीटर की दूरी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने टाइम में तय कर जाएगा। तो ये डिवाइड हो रहा है 7 बार, यानी कि 7 घंटे में वो उस दूरी को कवर कर जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर चाल पूछी होती तो हम ऐसे यहाँ से ऐसे एक क्वेश्चन बना के हम ऑप्शन से भी जा सकते थे और हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता, लेकिन इसको थोड़ा सा लेंदी बना दिया है दोस्तों उसने। तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो 7 घंटा हमारा राइट आंसर आ रहा है निकल करके। अब चलिए दोस्तों एक बार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, राधा ने 57,300 रुपये में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा, तो दोनों का समान कीमत पर बेचा गया, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए। अब दोस्तों इसमें टोटल इनके जो क्रय मूल्य दिया हुआ है 57,300 रुपया। अब इसको एक बार ऐसे मान लेते हैं कि फ्रिज को खरीदा उसने x रुपये में, और जब फ्रिज की वैल्यू इस टोटल में से घटा देंगे तो वॉशिंग मशीन की वैल्यू बच जाएगी। यानी कि वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदा, 57,300 माइनस x में। अब यहाँ पर गौर से आप देखिए कि फ्रिज को 15% लाभ पर बेच रहा है, फ्रिज को 15% लाभ पर बेचेगा तो 115% हो जाएगा इसका। और वॉशिंग मशीन को कितने पर बेच रहा है, 74% हानि पर 24% हानि पर बेच रहा है, तो ये 76% हो जाएगा इसका। यानी कि कोई भी क्रय मूल्य 100% होता है अपने आप में, जब लाभ पर 15% के ऊपर बेच रहा है तो 115% हो जाएगा, और 24% हानि पर बेच रहा है तो 100% में से 24% घट जाएगा, यानी कि 76% पर उसने ये चीज़ बेची। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब दोनों को वो बराबर बता रहा है आपस में, तो बराबर कर देंगे और ये 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसको। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये गुणा में 115 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो रहा है 57,300। इसको गुणा यहाँ से करना होगा तो इसको गुणा ही रहने दो एक बार, आप आगे सॉल्व मत करो। माइनस का 76x और बराबर में ये कितना है, 115x आ रहा है। तो इसको इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा इसमें, और जुड़ के कितना हो जाएगा, 76 जुड़ेगा, तो ये जुड़ के हो रहा है 191x बराबर 57,300 गुणा 76। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आई। जब x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 191 का इधर भाग लग जाएगा। तो ये कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 3 बार जा रहा है। देख लीजिए, 1 का 3 में 3 बार और 19 57, 3 बार जा रहा है पूरा पूरा, यानी कि 300 गुणा 76 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। तो इस गुणा को अगर हम करते हैं तो 2 0 3 की 18 3 7 21 और 1 22, यानी कि 22,800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों कि एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस, एक तो बस है दोस्तों हमारे पास, और एक बाइक है और एक साइकिल है। तो ये क्या कह रहा है, इनका उपयोग करने वाले छात्रों का अनुपात इतना है, यानी कि 6:3:1 है। और टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 1200 है। जब टोटल छात्रों की संख्या 1200 है और इनका अनुपात दे रखा है 6 3 और 1, यानी कि 6 3 और 1 10 दे रखा है, ठीक है। तो उसने पूछा है तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या है, टोटल अनुपात से भाग दे देंगे, टोटल में टोटल अनुपात 10 आ रहा है और साइकिल वालों का अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक गुणा का कोई मतलब नहीं होता, 0 0 कैंसिल आउट और 120 निकल करके हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों। ये एकदम ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको MDH वाला फॉर्मूला लगाना है।
कि 18 मजदूर एक कार्य के 18 मजदूर हैं, एक कार्य के एक तिहाई भाग को 27 दिन में पूरा करते हैं। काम कितना आ रहा है? एक तिहाई आ रहा है। तो दोस्तों कितने मजदूर 9 दिन में एक काम को पूरा कर देंगे, यानी काम कितना आ रहा है? एक आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों M/D/H/W। ये तो हो रहा है पहली कंडीशन का M1 D1 H1 और W1। अब बराबर में दोस्तों वहीं पर M2 D2 और H2 बटे W2। अब इसमें जो जो वैल्यू दी हुई है वो हम जमा लेते हैं दोस्तों। इसमें हमें दिन दिए हुए हैं, घंटा नहीं दिए तो कोई बात नहीं। एम का मतलब होता है यहाँ पर मैन, यानी कि आदमी। तो 18 मजदूर आदमी होंगे, ठीक है, गुणा दिन कितने दिए हुए हैं? 27 दिन दिए हुए हैं, बटे में डब्लू का मतलब होता है काम, यानी कि काम कितना कर रहा है वो 1/3 काम कर रहा है। तो इसको इस प्रकार हमें फॉर्मूले में जमाना होता है। अब दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि बटे के नीचे बटे है 3, तो ये गुणा में आ जाएगा इधर। अब दोस्तों इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, एक बार करिए। 9 से इसको कैंसिल आउट करिए, 3 बार 9 होती है 27। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकल करके आ रही है हमारे पास 18 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 18 गुणा 9। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 9 8 72, 9 1 9 और 7 16, यानी कि 162 मजदूर हमारे पास निकल करके आए, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको देखते हैं दोस्तों एक बार। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है और लघुत्तम समवर्त महत्तम समवर्त, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है 75 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 5। अब दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। सीधी सी बात है, यानी कि अगर पहली संख्या और कोई संख्या पहली ए है दूसरी बी है तो इनका गुणनफल करेंगे तो एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 75 गुणा 5 हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि यदि उनका अंतर, यानी कि a माइनस बी कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो इनका योग पूछा है दोस्तों, a प्लस बी पूछा है। अब यहाँ से आपको अलजेब्रा की जो एक फार्मूले होते हैं वो आपको आने चाहिए दोस्तों। a माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? और a भी दिया हुआ है, तो a माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब दोस्तों ए बी हमारे पास है -2ab, 75 गुणा 5 गुणा 2 कर देंगे तो ये दोस्तों आ रहा है 750 निकल करके। और a माइनस बी हमारे पास है क्या? 10, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है। अब जब इसको दोस्तों निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जब हमने निकाली तो इधर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 750 में अगर 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 850 हो जाएगा। ये तो हमारे पास आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अब दोस्तों उसने पूछा क्या है, एक बार आप ध्यान दो ऐसे। उसने पूछा ए प्लस बी, तो हमारे पास ऐसे ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ऐसे ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो होता है। ए प्लस बी का स्क्वायर जब हम करेंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोस्तों आप इसको ऐसे देखिए कि ए प्लस बी की वैल्यू दी नहीं हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने अभी निकाली है, कितनी हो रही है? 850, प्लस 2ab की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, कितनी हो रही थी? 750। इसको जब जोड़ते हैं तो 1600 आ रहा है दोस्तों। और ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 1600। यहाँ से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका रूट निकल करके आएगा, जो कि कितना निकल रहा है? 40। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 40। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि आज के मॉक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखिएगा ध्यान से आप लोग एक बार कि ये क्या कह रहा है कि 15% की छूट के बाद कोई वस्तु 1190 रुपये में बेची जाती है। चलिए क्या कह रहा है कि 15% की छूट दे रहा है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 3/20 होती है। या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, परसेंट हटा के बटे सौ लगा सकते हैं, यानी कि कोई वस्तु 20 रुपये की है, 20 रुपये अंकित मूल्य है, तो वो छूट दे रहा है 3 की, यानी कि 17 में उसको बेच रहा है। अब ये तो दोस्तों 17 में बेच रहा है इस हिसाब से, फ्रैक्शन के हिसाब से, लेकिन रियल में कितने में बेच रहा है? 1190 रुपये में। तो जब 17 यूनिट की वैल्यू 1190 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1190/17। और हमें क्या चाहिए? 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए दोस्तों। जब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी तो हमें क्या 20 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों देखिए 17 7 बार कट रहा है, 17 7 119। अब जब इसको यहाँ से हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14, यानी कि 1400 हमारे पास निकल करके क्या आया? अंकित मूल्य आया। अंकित मूल्य कितना आया? 1400 रुपया। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, जब 12.5% की अगर छूट दी जाए तो ये वस्तु कितने में बेची जाएगी? जब 1400 रुपये पर 12.5% की छूट देंगे तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है।
तो 1/8, चलिए इसको निकालते हैं। 8 एकम 8, 8 7 56 और 8 5 40, 175, यानी कि 1400 रुपये में से 175 की छूट देंगे, तब कितना बचेगा? 1225 हमारे सामने निकल करके आ रहा है इसका, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये हमारे पास आज का दोस्तों मॉक टेस्ट था, जिसका सॉल्यूशन हमने करवाया दोस्तों। आज हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि जल्दबाजी में मैंने क्वेश्चन करवाए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम आगे भी क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे। अब दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि पर डे आप लोग हर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया करिए दोस्तों। संडे को तो मैं करवाता ही हूँ, लेकिन मिनी मॉक का भी मैं कोशिश करूँगा कि सबका करवाऊँ दोस्तों। एक मिनी मॉक छूट गया था पिछला, लेकिन अब मैं आगे से कोशिश करूँगा, आप लोग जब कह रहे हैं तो। लेकिन आप एक कंडीशन है कि आप लोग वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आप अगर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे ऐसी वीडियोज़ का। और अब दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी में टाइम दीजिए दोस्तों, आप जान लगा दीजिए अपनी, क्योंकि टाइम ज़्यादा रहा नहीं है एग्ज़ाम में। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। आप लोग देखिए कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आप उनको सॉल्व करिए। मैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो आप लोग देखिए एक बार। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या सुधार हमें इसमें करना चाहिए दोस्तों। आपको उसी प्रकार की वीडियोज़ में अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। और दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें और भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं दोस्तों। आप अपना कोई भी समस्या है तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, आपको ज़रूर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर ज़ोर शोरों से करते रहें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।